मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और आज देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। हमारे विजय से मैं कहूंगी गोपाल जी से कि दिखाएं आपको, आसमान में बादल घिरे हुए हैं और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो है सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश का दौर अभी भी जारी है। ये लौटता हुआ मानसून कहीं परेशान कर रहा है तो कहीं कुछ और बड़ी खबरें, जो सब कुछ आज आपको बताएंगे फिट इंडिया और उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है। एक शख्स पर इस लंगड़े भेड़िए ने बताया जा रहा है फिर से अटैक किया है। बहराइच के कोरियन पूर्वा गांव में अटैक हुआ है। 53 साल की महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। बड़ी खबर, पुष्पा देवी पर भेड़िए ने हमला किया। घायल महिला सीएचसी अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश के बहराइच से। देखिए एक भेड़िया पकड़ा गया, 5वां भेड़िया, लेकिन अभी भी एक भेड़िया जो सबसे आदमखोर है, लंगड़ा भेड़िया, वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और एक के बाद एक कई हमले वो कर रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि क्योंकि इनका जो झुंड है उसके ज्यादातर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं तो अब शायद ऐसे हमले ना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से हमलों का दौर जो है वो जारी है। ये ढूंढ रहे हैं, वो काट रहा है। ये जाल बिछा रही है, वो भाग रहा है। ये तलाश कर रहे हैं, वो शिकार कर रहा है। बहराइच में इंसान और भेड़िए के बीच की ये आंख मिचोली लगातार जारी है। घाघरा के कछार से सटे गांवों में भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। करीब 50 लोग जख्मी हैं। इधर वन विभाग की तरफ से जारी कोशिशों की वजह से अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठा अब भी फरार है। बिहार का इलाका है जहां पर भेड़िए का वो जो पूरा झुंड जो है वो देखा गया था, जिसमें से 5 भेड़िए तो इसी इलाके में पकड़े गए। और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि एक बार अपने घर पर भेड़िया जरूर आता है शिकार करने के बाद या दिन भर जंगलों में घूमने के बाद, और यही वजह है कि इसी कछार के इलाके में पकड़ा जाता है। आप लोगों ने भेड़िया देखा है अपनी आंखों से? जी देखा। कितने, 6 ही हैं या उससे ज्यादा? अब जंगल 6 तो दिखाते हैं बराबर, और बाकी तो जंगल एरिया है ही। वन विभाग का दावा है कि आदमखोर भेड़िए के कुनबे का सरदार अल्फा भेड़िया है, जिसका पकड़ा जाना अभी बाकी है। उसकी तलाश में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वो भेड़िया भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। आज ये लोग गए, रात में ये लोग गए, लेकिन इनके जाने से पहले वो निकल चुका जानवर। जब निकल चुका तो ये लोग गए, अपन मंझाया और पाँव उसको देख करके और चले आए। मान लिया डेफो साहब जिस प्रयास में लगे हैं, इस तरीके से ऑपरेशन चालू रहेगा तो पकड़ जाएगा छठा भी। तमाम उम्मीदों और दावों के बावजूद आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। हर रात हमले हो रहे हैं। मंगलवार को 5वें भेड़िए को पकड़ा गया, लेकिन डरने के बजाय लंगड़े भेड़िए ने पलटवार किया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बुधवार की सुबह लंगड़े भेड़िए ने 2 लड़कियों पर हमला कर दिया। पहला हमला मेकुपुरवा में सुमन पर किया, तो वहीं दूसरा हमला भवानीपुर गांव में शिवानी पर किया। दिन बदल रहे हैं, वक्त बदल रहे हैं। सुबह से रात हो रही है और रात से सुबह पूरे इलाके में खौफ बरकरार है। भेड़िए के हमले की वजह से पीड़ितों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन लंगड़े भेड़िए का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका पलटवार जारी है। बुधवार की देर रात कुरियन पूर्वा बिलासपुर गांव में भेड़िए के सरदार ने फिर हमला किया। इस बार एक बुजुर्ग महिला को शिकार बनाया। ये तस्वीरें उसी पीड़िता की हैं। इनका नाम है पुष्पा देवी, जो 52 साल की है। लंगड़े भेड़िए ने इन पर हमला किया है और अब इनका इलाज सीएचसी महसी में चल रहा है। मतलब ये है कि बहराइच में फरार चल रहा छठा भेड़िया काफी गुस्से में है। बताया जा रहा है कि बीटा भेड़िए के पकड़े जाने के बाद से ही लंगड़ा भेड़िया काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि वो अपने कुनबे के लिए आंसू बहा रहा है। कहा जा रहा है कि मादा भेड़िया पकड़ी गई तो उसके बाद भेड़िए के रोने की आवाज रात में सुनी। हाँ रात में सुनी। मतलब इतना सेंसिटिव होता है, रात भर रो रहा था? हाँ रो तो जरूर रात में हाँ, वो चिल्लाता रहा। आवाज आ रही थी, आप लोग सुन रहे थे? हाँ। इसीलिए उम्मीद थी कि पकड़ा जाएगा। जी। अकेले होने की वजह से लंगड़ा भेड़िया काफी परेशान है और इसी परेशानी के चलते वो और ज्यादा खूंखार हो गया है। इधर वन विभाग की टीम लगातार उसको तलाश रही है। पूरे इलाके में 100 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। करीब 200 जाल बिछाए गए हैं। बस इंतजार है उस लंगड़े भेड़िए का, जिसकी वजह से पूरे बहराइच में दहशत का माहौल है। और अब बात
शिमला की करते हैं, जहां अभी भी अवैध मस्जिद को लेकर के देखिए तनाव पसरा हुआ है। कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन संजौली में देखा गया और बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो सड़कों पर उतरे। पुलिस के साथ झड़प भी होती हुई नजर आई और आज फिर शिमला बंद है। व्यापार मंडल की तरफ से शिमला बंद की अपील की गई है। दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में शिमला बंद किया गया है। दरअसल कल संजौली में प्रदर्शन करे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। विरोध की आग में धधक रहा है शिमला। अवैध मस्जिद के खिलाफ उबल रहा है शिमला। अज्ञात लोगों की आवाजाही से आक्रोश में है शिमला। सदियों से शांत रहने वाले शिमला का माहौल अचानक गर्म हो गया है। लगातार विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार है कि कुछ नहीं कर पा रही। ना तो वो लोगों को समझा पा रही है और ना ही प्रदर्शन को ही रोक पा रही है। बुधवार को सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे लोगों पर प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। आज उस लाठीचार्ज का विरोध हो रहा है। शिमला में आज दुकानें बंद रहेंगी। व्यापार मंडल की तरफ से शिमला बंद की अपील की है। पूरे शिमला में दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो संजौली बाजार के अंदर पूरे हिंदू संगठनों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है और सरकार ने जिस बेरहमी से जो है वहाँ हिंदुओं को पीटा है, उसके विरोध में जो है कल हम पूरा व्यापार मंडल जो है शिमला बंद की कॉल कर रहे हैं, जिसमें सुबह से लेकर के 1 बजे तक जो है पूरा बाजार बंद रहेगा और जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बुधवार को भी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मॉल रोड पर स्थित दुकानें तकरीबन 1 घंटे तक बंद रही। व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया। दरअसल बुधवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरे तो मानो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। धारा 163 लागू के बाद भी प्रदर्शन कर रही भीड़ ने जब पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े तो लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान दमकल विभाग की मदद से पानी की तेज बौछारों से भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की और लाठीचार्ज में पुलिस के कुछ जवानों समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अस्पताल जाकर सभी घायलों से मुलाकात भी की। जयराम ठाकुर ने पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल के प्रयोग करने और वाटर कैनन के इस्तेमाल को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार की तरफ से क्या सफाई दी, आप खुद सुनिए। जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। सुना आपने, दरअसल सुक्खू सरकार अजीब मुश्किल में फंस गई है। अवैध मस्जिद के मामले में वो विपक्ष के साथ साथ अपनों से भी घिरी हुई है। वो तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदू संगठनों के आंदोलन को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि हिंदू संगठन अपनी मांग को मान लिए जाने तक शांत बैठने को तैयार नहीं है। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अगर कोई बदसलूकी करे, और हम लोग अमूमन यही करेंगे कि अगर हमारे साथ कोई बदमाशी करे तो हम पुलिस के पास ही मदद मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन देखिए, यूपी के सोनभद्र में एक पुलिस कांस्टेबल को इंसाफ के लिए खुद ही धरने पर बैठना पड़ा। सड़क पर धरना देने वालों को सड़क से हटाते हुए पुलिस को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। मध्य प्रदेश के सोनभद्र में हाईवे पर अपनी बाइक खड़ी कर इस पुलिस कांस्टेबल ने आसन जमा रखा है। सड़क के बीचों बीच इस तरह धरने पर बैठे पुलिस कांस्टेबल को देखकर वहां भीड़ जुट गई।
अब जरा धरने पर बैठे पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र का दर्द भी जान लीजिए। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान न्यायालय कर्मियों ने इनके साथ मारपीट की। न्यायालय का गेट खोलने को लेकर जज के चपरासी और कांस्टेबल देवेंद्र के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि जज के चैम्बर में बाबू और चपरासी ने उसके साथ मारपीट की। देवेंद्र ने जब अपने अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांस्टेबल देवेंद्र आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई घंटों तक बीच सड़क पर बैठा रहा। बाद में पुलिस वाले कांस्टेबल को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए समझा बुझाकर थाने ले गए। देश भर में देखिए इस वक्त बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बारिश ही बारिश नजर आती है। और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ हालात यही हैं। दोनों ही राज्यों में जबरदस्त बारिश ने कोहराम मचा रखा है। देखिए आप भी तस्वीरें। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। पानी का ऐसा कब्जा है कि हर तरफ खतरा है। तस्वीरों में देखिए इस खतरे के बीच फंसी 5 जिंदगियों को। नदी के बीचों बीच आपको कुछ लोग खड़े दिखेंगे। पानी के तेज बहाव में फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए टापू पर खड़े हैं, मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नदी में अचानक बाढ़ का पानी आ जाने से 5 ग्रामीण फंस गए हैं। पानी के तेज बहाव के बीच इस टापू पर ये ग्रामीण 3 घंटे तक फंसे रहे। आसपास लोगों की भीड़ लग गई, चीख पुकार मच गई। घंटों तक लोगों की भीड़ जमा रही। लोग कोशिशें तो करते रहे लेकिन तेज बहाव की वजह से कोई इनकी मदद करने की हालत में नहीं था। फिर कहीं जाकर ग्रामीणों ने इन लोगों के रेस्क्यू के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना दी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां उफनती धसान नदी ने सलैया गांव के इन ग्रामीणों को अपनी जद में ले लिया। पुलिस प्रशासन को सूचना दी, माननीय विधायक को फोन लगा, पुलिस की व्यवस्था भी की। हालांकि कुछ घंटों बाद प्रशासन और रेस्क्यू टीम के पहुंचते ही बचाव अभियान तेज किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर एमपी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि नदी किनारे बसे 35 गांवों में अलर्ट जारी करना पड़ा है। नदी में करीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से दुर्ग के अछोटी गांव में मौजूद 2 ईंट भट्टों में 19 लोग फंस गए। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत से सभी 19 लोगों का रेस्क्यू किया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग खेतों में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आप खेतों में जाएं सब्जी लेने के लिए और वहां अजगर से मुलाकात हो जाए। बड़वानी में दरअसल बैंगन का खेत था, जहां पर 8 फीट लंबा अजगर जो है वो देखने को मिला। खेत में बैगन तोड़ने जब मजदूर घुसा तो उनके हाथ पांव फूल गए। 8 फीट का अजगर बैगन के पौधे के बीच आराम फरमा रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी की है। यहाँ चकेरी गांव के एक खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने वन विभाग के सर्प विशेषज्ञ को खबर दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को काबू में किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए इस अजगर को गांव से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। बड़वानी इलाके में इससे पहले भी खेतों में कई बार अजगर मिले हैं। जंगल से सटा इलाका होने की वजह से अजगर गांव और खेतों में पहुंच जाते हैं। यूपी के कई जिलों में देखिए भेड़ियों का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बहराइच में आप देख ही रहे हैं कैसे एक के बाद एक हमले वहां पर जारी हैं। झुंड अब तक पकड़ा नहीं गया है। भेड़िए के अटैक की तस्वीरें अब एक और जिले में सामने आई हैं। और ये जिला है कासगंज। यहाँ पर भी भेड़िए घूम रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में दहशत है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के कई शहरों में भेड़ियों का आतंक फैला है। कई गांवों में भेड़ियों के हमलों से लोगों में दहशत है। ऐसे में ज्यादातर इलाकों में लोग सतर्क हैं। भेड़ियों के देखे जाने की भी खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं। कैमरे में कैद हुए इस भेड़िए को देखिए। रात के अंधेरे में दबे पांव आया और गांव में घूमता दिख रहा है। ये आदमखोर अपने शिकार पर निकला है। भेड़िया पहले सड़क पर घूमता दिखाई देता है और फिर खाली सड़क किनारे बैठ जाता है। तलाश करता रहता है कि वो किसी पर हमला करे और फिर वो हमले के लिए गांव के आबादी वाले इलाके में आगे बढ़ता है। अंधेरे का फायदा उठाकर इस आदमखोर ने एक घर में बंधी बकरी पर अटैक किया
और भाग निकला। अगली सुबह ग्रामीणों ने बकरी को देखा तो पता चला कि हमला भेड़िया ने किया है। हालांकि गांव में भेड़िया के घुसने और हमला कर भाग खड़े होने का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे किसी ग्रामीण ने ही बनाया है। आदमखोर भेड़िया ने यह हमला यूपी के कासगंज जिले के बिलहरा गाँव में किया है, जिसके बाद जिले के कई गाँवों में लोक भीम विभाग की टीम भी कई गाँवों में एक्टिव हो गयी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि दहशत फैलाने वाले इस आदमखोर तक पहुँचा जा सके। वक्फ संशोधन बिल देखिए जेपीसी के अंतर्गत है, लेकिन अभी उसको लेकर के जो भड़काऊ बयानबाजी का दौर है वो जारी है और खास तौर पर एआईएमआईएम के तमाम नेता जो है लगातार मुसलमानों को भड़काने और उकसाने की बात कह रहे हैं। अब बड़ी खबर बिहार से सामने आई है, एआईएमआईएम चीफ ने यहाँ भड़काऊ बयान दिया है। वक्फ बिल पर सर धड़ की बाजी लगा देगा मुसलमान, ये कहना है यहाँ पर बिहार एमआईएम चीफ का। अख्तरुल ईमान इनका नाम है। सियासत गरमा गई है इनके इस बयान के बाद। बीजेपी जेडीयू ने ईमान के इस पूरे बयान पर निशाना साधा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में बैठक की है, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर विरोध किया गया। जेपीसी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझे। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग जेपीसी अपना मिजाज नहीं बदलती है और पार्लियामेंट अगर जिद में आए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीनन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत, चूंकि अंग्रेजों के तौर पर लड़ा और राज करो चाहते हैं। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, आप जैसे लोग ही देश के राजनीति में सांप्रदायिकता के खाद पानी है। देश की जनता सुकून में रहना चाहती है। वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर संसद ने जब विश्वास कर लिया है तो आपके अविश्वास से आपकी बात को लोग नजरअंदाज करेंगे। वक्फ बोर्ड पर मुसलमान किसी कीमत पर सर देकर के भी विरोध करने की बात जो आई है वह निंदनीय है। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने का बोर्ड है। इससे हिंदू भी पीड़ित हैं, मुस्लिम भी पीड़ित हैं। जिसमें एक नया प्लेयर और जुड़ गया है और ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर हैं। राशिद इंजीनियर को तिहाड़ जेल से जमानत मिल गई है। वो जैसे ही बाहर आए तो फारूक अब्दुल्ला इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा गर्मा गए। क्या कुछ हुआ है देखिए। जो जेल से बाहर आ रहे हैं वो अब सांसद है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से सांसद, नाम है राशिद इंजीनियर। जम्मू कश्मीर से टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद थे। मंगलवार को राशिद इंजीनियर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली और बुधवार को इनकी रिहाई हुई। सांसद राशिद इंजीनियर को ये जमानत जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार करने के लिए मिली है और इसके साथ ही सियासत शुरू हो गई है। आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना और आज हम उसका शिकार हैं। अभी देखिए आगे आगे और क्या होगा। ये हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं जिसका नाम बीजेपी और आरएसएस है। राशिद इंजीनियर की रिहाई से फारूक अब्दुल्ला बेहद नाराज है या यूं कहें कि बेहद परेशान है और इनकी परेशानी लाजमी भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में राशिद इंजीनियर ने ही फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला को मात दी थी। मुमकिन है कि उमर की पिछली हार ही फारूक की नाराजगी की वजह हो, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद राशिद इंजीनियर ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लिए क्या कहा वो आप खुद सुनिए। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच में पर आ जाएगा। फिलहाल राशिद इंजीनियर को टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक जमानत मिली है। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर तक चुनाव के तीनों फेज खत्म होने के बाद राशिद इंजीनियर को फिर से जेल जाना होगा। बता दें कि राशिद इंजीनियर को 2016 में जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद इंजीनियर ने जेल में रहते हुए भी इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या जेल से बाहर निकलकर
राशिद विधानसभा चुनाव में बड़ा प्लेयर साबित होंगे।